हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। इंग्लिश की आज की क्लास में मैं आपका इंग्लिश का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, जो है अप्रोच। इससे पहले हमने जो आपके टीचिंग के मेथड थे, जिसमें आपके दो मेथड दिए सेमेस्टर में। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और दूसरा था डायरेक्ट मेथड। दोनों ही मेथड मैंने करा दिए हैं और इन दोनों मेथड को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि इस सेमेस्टर में केवल दो ही मेथड है और इन दोनों मेथड से क्वेश्चन आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट मेथड से पूछा गया है। इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को भी अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी के जो आपके मेथड हैं, जैसे बाइलिंगुअल मेथड हो गया, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो गया, अगर आपको इनको देखना है तो सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां मैंने सारे के सारे मेथड्स करवाए थे। आप वहां से उन मेथड्स को देख सकते हैं। अब बात करते हैं अप्रोच की। तो अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का हिंदी मतलब है दृष्टिकोण, यानी कि देखने का एक तरीके का नजरिया ही कहलाता है अप्रोच। अब टीचिंग में बात करें तो टीचिंग में अप्रोच क्या होगी कि जो लैंग्वेज है वो क्या है, किस तरीके से हम उसको सीखेंगे, उसको देखने का नजरिया ही क्या है, हमारा अप्रोच है। आपके सेमेस्टर की पहली जो अप्रोच आपके सेमेस्टर में दी गई, 3 अप्रोच टोटल दी गई है यहाँ पर, आपको तीनों पढ़नी है। जिसमें पहली है स्ट्रक्चरल अप्रोच। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चरल किससे बना होगा? स्ट्रक्चर से बना होगा। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना, या फिर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं? ढांचा। अब भैया लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ किसका ढांचा रहेगा? लैंग्वेज में जो चीजें आती हैं, यानी कि सेंटेंसेस। तो यहाँ पर जो फोकस किया जाएगा वो किस पर किया जाएगा? सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर किया जाएगा। ठीक है, ऐसी बिल्डिंग है तो कोई बिल्डिंग का ढांचा हो जाएगा, बिल्डिंग की स्ट्रक्चर हो जाएगी। कोई भी चीज है, अब कोई मॉडल है तो इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ढांचा। अब इसको किस और नाम से जानते हैं? तो इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल। ओरल अप्रोच, इसका मतलब क्या है? ओरल का मतलब, ओरल का मतलब है होता क्या है? बोलने पर। तो जैसा इसका नाम है वैसा ही ये काम भी करेगा। सबसे ज्यादा इसमें फोकस किस पर होगा? स्पीकिंग पर होगा, बोलने पर फोकस होगा। ठीक है, ओरल फ्लुएंसी आ जाती है इसके द्वारा। तो इसका जो मेन काम रहेगा, इसमें जो मेन अगर इसमें फोर्स किया जाएगा तो किस पर किया जाएगा? ओरल फ्लुएंसी पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश मीन्स टीचिंग द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसमें क्या करते हैं? इसका मतलब है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगी, बेसिक संरचना रहेगी, ठीक है, जो बेसिक संरचना रहेगी इंग्लिश की सेंटेंसेस की, कि जैसे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जो बेसिक संरचना रहेगी उसको यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो बेसिक मीनिंग है या बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ढांचा है जो इंग्लिश का, उसको बच्चों को सिखाना ही है आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब। दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल अप्रोच मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब क्या होता है? शब्दों को व्यवस्थित करना, शब्दों को अरेंज करना ही क्या है? स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है। ठीक है, शब्दों को व्यवस्थित करना, क्रम से लगाना, आपका किस में आ जाएगा? इसमें। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना या ढांचा। वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। अब इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। जैसे छोटे छोटे सेंटेंस अगर हम ले लें, गुड मॉर्निंग, एक पैटर्न में ये बने हुए हैं। गुड मॉर्निंग हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, थैंक यू हो गया, वेलकम हो गया। वेलकम तो एक ही वर्ड है, थैंक यू। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है? एक अरेंजमेंट में ऐसे। अगर हम और आगे फिर धीरे धीरे आएंगे बढ़ के, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद आपका चलेगा क्या? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से दिया है ही रोट ए लेटर। एक मीनिंग निकलना चाहिए, ठीक, कंप्लीट सेंस वो दे। अब मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया, ही ए लेटर रोट, तो इसका कोई मीनिंग क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, बस इसी पर यहाँ पर फोकस करना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से लगाना है। सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? आपका मेन वर्ब आनी है या वर्ब आनी है, उसके बाद क्या आएगा? लेटर आएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा। किसी भी उसका टेंस का हो, वो तो आगे आपके टेंसेस में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये रही इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। क्या नहीं कि एक कंप्लीट सेंस देते हैं उन सेंटेंसेस को यहाँ पर देखना है। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस देना, इनकी वो स्ट्रक्चर है ही नहीं। आगे आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर। तो एडवांटेज या मेरिट्स इसकी क्या क्या है? इस मैथ, ये जो आपकी अप्रोच है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स बिकॉज दे लर्न इंग्लिश थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। इसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होते हैं? सक्रिय लर्नर होते हैं।
ठीक है? सक्रिय रहते हैं सीखने में। और क्यों रहते हैं? क्योंकि इसमें जब इंग्लिश सिखाई जाती है तो वहाँ पर कई सारी विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराए जाते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटी करवाई जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है इसमें आपका मन लगा रहेगा, ठीक है? बच्चों के बारे में पता ही है हमें कि जब हम बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं उस चीज़ को, बोर नहीं होते हैं वहाँ पर। तो यही इसमें क्या है कि स्टूडेंट क्या रहेंगे, एक्टिव लर्नर्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करा के इंग्लिश को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है एम्फेसिस मोर ऑन ओरल स्पीच ऑफ इंग्लिश, सॉरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना या फिर बल देना। जोर देना या फिर बल देना, या फिर आप इसको बोल सकते हो फोर्स, ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा जब हम फोर्स करते हैं किस पर करते हैं? ओरल स्पीच के ऊपर, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है ओरल स्पीच पर। जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिखाने में सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे ओरल पर। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स बिल्ड्स ए हैबिट ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो इंग्लिश भाषा को बोलने की बोलना जो है उसके वो बिल्ड होता रहता है कि किस तरीके से बोलना है, फ्लो आता रहता है, फ्लुएंसी आती रहती है इंग्लिश को बोलने की, ठीक है? तो आदत उनके अंदर डेवलप होती रहेगी बोलने की, ठीक है? जैसा कि नाम से ही था, पहले ही आपको बोल दिया था कि बोलने पर इसमें ज़्यादा फोकस होगा, तो बोलने की जो क्षमता है बच्चों में वो आती रहेगी, बोलने की एबिलिटी आती रहेगी, ठीक है? अगला पॉइंट है इसका, इट गिव्स इम्पोर्टेंस ऑन एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट्स। ये जो आपकी अप्रोच है ये किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, किसको महत्व देती है? तो क्रियाकलापों को, यानी कि एक्टिविटी जो होंगी उनको ज़्यादा ये महत्व देती है, ठीक है? वोकैब बिल्डर है तो आप लिख सकते हो यहाँ पर वोकैब बिल्डर हो जाएगी, ठीक है? वोकैबलरी इससे बिल्ड होती रहती है, ठीक है? शब्दकोश, वोकैब बिल्डर का मतलब क्या है? शब्दकोश का निर्माण होता रहता है इसके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसके दोष क्या क्या है, डिमेरिट्स क्या क्या है इसकी हैं। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, एंड मोर टीचिंग एड्स आर नीडेड। एड्स का मतलब है कि जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मटेरियल है ना आपके, उनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री जो है उनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी इसके अंतर्गत। जब एक्टिविटी करा रहे हैं तो टीएलएम की ज़्यादा ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल इन द हायर क्लास। जो बड़े लेवल की आपकी क्लास रहेंगी उनके लिए ये अच्छा नहीं है, ठीक है? सूट सूट नहीं करता वहाँ पर, तो हायर क्लास के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स वेल ट्रेन टीचर्स। जो वेल ट्रेंड यानी कि शिक्षित होंगे पहले से ही पूर्ण रूप से, ठीक है? पूर्ण शिक्षित होंगे, जो ट्रेन्ड टीचर होंगे उनकी इसमें रिक्वायरमेंट होगी, उनकी माँग होगी। रिक्वायर का मतलब ज़रूरत या माँग, उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, उनको ही उनके बिना ये जो आपकी अप्रोच रहेगी वो काम नहीं करेगी, ठीक है? तो ये आपकी इसकी डिमेरिट्स हो जाएँगी। बाकी का तो इसमें कुछ था नहीं। अगला जो आपकी अप्रोच रहेगी वो रहेगी सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि स्थितिजन्य अप्रोच। तो इसमें सिचुएशन की क्रिएट कर के चीज़ें आपकी इसमें आएँगी। इन जो आपके मेथड हो गए, चाहे आपके अप्रोच हो गए, जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है, इसलिए इनको समझना आसान रहता है। ठीक, चलो तो फिर आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।